नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आत्मनिर्भर भारत संवाद श्रृंखला के चौथे अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला के दूसरे वीडियो में एक दर्शक ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। आज हम अपनी आचार्य से इसी एक्ट के संबंध में जानना चाहते हैं। आचार्य जी, हम यह जानना चाहते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है क्या और उसके होने से हमारे आज़ादी पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो, ये जो एक्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ये 18 जुलाई 1947 के दिन पूरी तरह से ब्रिटेन की संसद में पारित हो चुका था। पूरी तरह से कहने का अभिप्राय यह है कि पहले निचले सदन में पास किया गया, फिर ऊपर के सदन में पास किया। हम जानते हैं ना, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों में पारित होने के बाद वहाँ के सम्राट के सिग्नेचर 18 जुलाई 1947 को किए गए इस पर। ये एक्ट हमारी आज़ादी को लेकर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास किया गया था। इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त के दिन से, उसी वर्ष यानी 1947 15 अगस्त के दिन से भारत आज़ाद होगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स के रूप में आएंगे। तो जो डिपेंडेंसी थी, पहले डिपेंडेंसी जो ब्रिटेन के ऊपर थी हमारी, हम गुलाम थे, वो गुलामी ख़त्म होगी, लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि 2 डोमिनियन स्टेट्स बनकर हम उभरेंगे। तो एक पाकिस्तान, एक भारत, 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया भारत को, और दोनों को 2 अलग डोमिनियन स्टेट्स बनाया गया। इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि 15 अगस्त के दिन से जो भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय का एक पद होता था, जिसकी नियुक्ति वहाँ की पार्लियामेंट में वहाँ के सम्राट के, वहाँ के प्रधानमंत्री सबसे सलाह होके वहाँ से होती थी, वो नहीं होगी। मतलब ब्रिटेन नहीं करेगा। कुछ दिन के लिए गवर्नर जनरल यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ पावर की कुछ अपनी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिनसे निपटने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए गवर्नर जनरल होगा, और दोनों डोमिनियंस का एक गवर्नर जनरल भी हो सकता है यदि दोनों स्टेट्स की गवर्नमेंट चाहती है तो। यानी पूरी तरह से छोड़ दिया गया था भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर। अगर वो जो बनाई गई सरकारें थी 1946 में जो बनाई गई थी, तो एक भी गवर्नर जनरल हो सकता है। और हम जानते हैं कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल माउंटबेटन बने। तीसरी बात इस एक्ट में ये कही गई थी कि इस एक्ट के मुताबिक जो संविधान सभा थी भारत की, जो संविधान का निर्माण कर रही थी, वो चाहे तो इस एक्ट को रद्द भी कर सकती है। उसके पास सारे पावर्स थे। चौथी बात कही गई थी कि गवर्नेंस को चलाने के लिए 1935 का शासनादेश था, एक शासन अधिनियम पारित किया था, गवर्नमेंट एक्ट जो था इंडिया का, उसी के मुताबिक भारत का शासन चलाया जाएगा। तो अब बात आती है कि हम 2 डोमिनियन स्टेट्स के रूप में उभरे, और इसका एक परिणाम ये भी होता है कि डोमिनियन स्टेट्स किसी बड़े स्टेट के अंदर होते हैं, तो हम ब्रिटेन के अधीन हुए एक तरह से। और अधीनस्थ होने का परिणाम एक और होता है कि जो उनका सुप्रीमो है, जैसे वहाँ रानी है या राजा है, वही हमारा भी होगा। और इसका पुष्टिकरण कैसे होता है ये मैं बताना चाहती हूँ कि सन 1997 में, 97 में, जब हमारे देश की आज़ादी को 50 वर्ष पूरे हुए, तब ब्रिटेन की रानी भारत आई और उनको कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ा, जबकि हमारे भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी भी देश में जाते हैं तो उन्हें वीज़ा लेना पड़ता है।
और किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को लेना पड़ता है यदि वो किसी देश में जाता है तो। लेकिन उन्हें नहीं लेना पड़ा। दूसरी बात, जब वो भारत पहुंची तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई और 21 तोपों की सलामी हम सिर्फ राष्ट्रपति, जिन्हें हम अपना प्रथम नागरिक मानते हैं, महामहिम राष्ट्रपति को दी जाती है। तो इससे पता चलता है कि इस एक्ट को संविधान सभा ने या फिर हमारे बाद की सरकारों ने रद्द तो नहीं किया, कम से कम 1997 तक तो रद्द नहीं किया था। अभी तो मेरी कोई जानकारी नहीं है, मैंने उद्घोषणा पत्र तो देखे हैं आने वाली सरकारों के जो 2019 तक बनी है, लेकिन मुझे किसी के घोषणा पत्र में ये बात नहीं दिखी कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को रद्द करने के लिए भी उन्होंने स्थान रखा हो, या हो सकता है इसकी कुछ और टेक्निकलिटीज़ होती हों जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ। तो ये पूरा एक्ट है और जो हमारा संविधान बना वो संविधान भी जो 1935 में जब हम गुलाम थे, जो गवर्नमेंट एक्ट बनाया गया था, कुल 395 अनुच्छेद संविधान में है, जिसमें से 200 अनुच्छेद ज्यों के त्यों उसी में से लिए गए। 2 वर्ष 11 महीने कुछ दिनों में संविधान बनकर तैयार हुआ था और दूसरे देशों से भी कुछ चीजें ली गई, लेकिन सबसे बड़ा भाग उसी गवर्नमेंट एक्ट से लिया गया जो अंग्रेजों ने हमारे लिए बनाया था 1935 में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है? जब कोई भी राष्ट्र आजाद होता है तो वो अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का पुनर्मूल्यांकन करके उनके अनुसार अपनी भाषा, भूषा को निर्धारित करता है, अपनी शासन प्रणालियों, न्याय प्रणालियों और अपनी सुरक्षा प्रणालियों को निर्धारित करता है। लेकिन ये तीनों ही प्रणालियां हमारी ब्रिटेन के अनुसार हैं। चाहे हमारी सुरक्षा प्रणाली हो, पुलिस व्यवस्था, वो भी पुराने 1860 के एक्ट के मुताबिक है। चाहे हमारी न्याय व्यवस्था हो, वो भी अंग्रेज़ों के अनुसार है। और लगभग 35,000 कानून अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं जो हमारे पर आज भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान सरकार ने उसमें से काफ़ी सारे कानूनों को रद्द किया है, समाप्त किया है, जो अतिरिक्त भार की तरह थे। और हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाली सरकारें भी या वर्तमान सरकार भी और अधिक कानूनों को समाप्त करके अपने परिवेश के अनुकूल, अपने नागरिकों की आकांक्षा के अनुसार, अपने नागरिकों की इच्छा के अनुकूल न्याय व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए, भाषा हमारी अंग्रेजी रही, क्योंकि उस समय के जो नेता थे वो बाहर पढ़े हुए थे अधिकांशतः और वो अंग्रेजी को हटाना नहीं चाहते थे। नहीं तो एक दिन में ही भाषा समाप्त हो जानी चाहिए थी। क्योंकि भाषा बनी रही, व्यवस्था बनी रही, इसलिए एक तरह की अंग्रेजियत हमें आज पूरे देश में दृष्टिगत होती है। और इस अंग्रेजियत का जो सबसे बड़ा खामियाजा भोगना पड़ रहा है वो हमारे गांव की, हमारे कस्बों की जनता को, जो लगभग 70% है, उसे भोगना पड़ रहा है। वो उस स्पर्धा में, जो स्पर्धा इस भाषा के कारण, इस व्यवस्था के कारण हमने तमाम तरह के सिस्टम्स में बनाई हुई है, चाहे वो IAS की नौकरियां हों, चाहे दूसरी तरह की नौकरियां हों, जिस तरह का चयन हमने किया हुआ है, उस तमाम स्पर्धा में वो लोग पिछड़ जाते हैं। अब देखिए, एक गांव की गरीब महिला का अगर मान लीजिए कुछ सामाजिक न्याय उसको नहीं मिलता है या उसका मानसिक, दैहिक किसी तरह का उत्पीड़न होता है और वो मुकदमा लगाती है और उस मुकदमे को लड़ना चाहती है, वकील
उसको क्या समझाता है, न्यायालय में क्या कहता है, न्यायाधीश उसके बाबत क्या बात करता है, वो पूरे कन्वर्सेशन को समझ नहीं सकती। यानी जो न्यायार्थी है वो ही न्याय देने वाले की बात नहीं समझ सकता, तब फिर कैसे आप जान सकते हैं कि वो पूरे न्याय को आत्मसात कर सकता है। इसी प्रकार जो पुलिस व्यवस्था है, देखिए जब 1857 के संग्राम में हम असफल हो गए तब अंग्रेजों ने कड़ाई की और उन्होंने पुलिस व्यवस्था लागू की इस तरह से, और पुलिस मैन के हाथ में डंडा पकड़ा दिया। डंडा शक्ति का प्रतीक है, यानी वो आप डंडा मार सकता, कहीं भी लाठीचार्ज कर सकता था। 5 लोगों को जहां देखेगा एकत्रित होते, वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम को दबाने का तरीका था। आज तक हमने पुलिस के हाथ में वही डंडा थमाया हुआ है। आज तो हमें प्रेमपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम उसी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। और जिस तरह की व्यवस्था उस समय जो व्यवस्था में सत्ताधीश होते थे अंग्रेज, वो अपने लिए रखते थे, वैसी व्यवस्था आज भी हमारे नेताओं की है कि वो ब्लैक कैट कमांडोज रखते हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो जनप्रतिनिधि को जनता से क्या भय? और भारत की संस्कृति तो ये कहती है कि जो व्यक्ति जन सेवा में उतरा है उसे मृत्यु का कोई भय नहीं होता, क्योंकि पूरी जनता उसकी संरक्षक हो जाती है। और हमने पूरी परंपरा में, भारतीय परंपरा में इस बात को देखा है, समझा है, अनुभव किया है कि हमारे जनप्रतिनिधि कभी भी अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करते थे, जनता उनकी रक्षा करती थी। जहां एक पन्नाधाय राजकुमार की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर सकती है, जहां बापू के संरक्षण के लिए दंगा पीड़ितों के बीच में से भी लोग जिनका उत्पीड़न हो रहा है वो भी खड़े हो जाते थे, और जो दंगाई होते थे वो भी सुरक्षा के लिए खड़े हो जाते थे। उस देश में हमने वो अंग्रेजियत वाली व्यवस्था को कायम किया हुआ है, जो कि कम से कम आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर एक सही कदम नहीं कहा जा सकता। और मुझे ऐसा विश्वास होता है कि भविष्य में धीरे धीरे ये चीज़ें ज़रूर समाप्त होंगी और हमारे जनप्रतिनिधि जनशक्ति से ही स्वयं को सुरक्षित अनुभव करेंगे। और जो इस तरह का सिस्टम हमने अंग्रेज़ों से लिया है, जो संसदीय सिस्टम है, जहां हम देखते हैं कि किसी पर भी वहां पहुंचने का कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे किसी के ऊपर सैकड़ों ही नहीं हजारों मुकदमे हों, अपहरण के हों, बलात्कार के हों, संपत्ति हरण के हों, अवैध संपत्ति रखने के हों, अवैध रिश्तों के हों, वो वहाँ पहुँचता है और फिर वो कानून बनाने की ताकत पा जाता है। तो इस व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है, और इसमें इतने दुर्गुण जो आ रहे हैं, जिस तरह के जिनका दुष्प्रभाव पूरे हमारे देश पर पड़ रहा है, वो उसका कारण यही है कि हमने जिस चीज़ को समाप्त करना चाहिए था उसे समाप्त नहीं किया। हमें जो शुरुआत करनी चाहिए थी हमने वो शुरुआत नहीं की। लेकिन सुबह का भूला यदि शाम को भी घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। हमें आशा रखनी चाहिए कि हमारी सरकारें, निश्चित तौर पर हमारे नेता इस बात को समझेंगे और जनप्रतिनिधि के रूप में इस तरह से उभरेंगे जिनके खड़े होने में जनता स्वयं का खड़ा होना देखेगी, जिनकी ताकत में जनता अपने भीतर आत्मशक्ति अनुभव करेगी और जिनके संरक्षण में जनता स्वयं को सुरक्षित एवं हर्षित अनुभव करेगी। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एक तरह से हमारी आज़ादी को कंप्लीशन नहीं देता, ये हमारी आज़ादी को कहना चाहिए अधूरा करता है, क्योंकि आज भी हमारा जो सर्वोच्च सम्मान है, जो सर्वोच्च नागरिकता का अधिकार है, चाहे उसके होने ना होने से कोई फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, पर वो किसी दूसरे देश का व्यक्ति है,
हमारे राष्ट्रपति के समान ही उसको सम्मान देने के लिए हम बाधित हैं, विवश हैं। तो ये विवशता भी निश्चित तौर पर हमारे सुविज्ञ, हमारे समर्थ, सक्षम जननायक एक दिन अनुभव करेंगे और जैसे भी टेक्निकलिटीज होती हों उनको पूरा करते हुए इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। आशा करता हूं कि हमारे दर्शक के जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। आज एक बार पुनः हम अपने आचार्य को इस महत्वपूर्ण संवाद के लिए समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। हमारे दर्शकों से निवेदन है कि यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप अपनी जिज्ञासा को कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उन जिज्ञासाओं के साथ नए विषय के साथ शीघ्र उपस्थित होने वाले हैं। बहुत तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।